हाय एवरीवन, आपका मेरे इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज हम केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पे। ओके, ये जो थ्योरी दे रखी है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दे रखी है। ओके, इसको आपको पढ़ने की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे इसके। ओके, तो इसका जो क्वेश्चन दे रखा है ए क्वेश्चन जो दे रखा है हमें गिवन है स्टैंडर्ड EMF value for Fe3 plus to Fe2 plus and silver plus 2 silver are 0.77 volt and 0.80 volt respectively. Is the reaction Fe plus 3 plus silver goes to Fe plus 2 plus silver plus spontaneous or not? Give reason. ओके, इस रिएक्शन को इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें देखना होगा कि इस रिएक्शन में कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये जो रिएक्शन दे रखी है आपको Fe3 प्लस प्लस सिल्वर गोज टू Fe2 प्लस प्लस Ag प्लस। जब भी आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए पूछा जाए कि ये रिएक्शन अगर आपको गिवन है और उसके स्टैंडर्ड EMF पोटेंशियल आपको गिवन हो तो आप उस रिएक्शन से पहचानेंगे सबसे पहले कि उस रिएक्शन में हो क्या रहा है। अब इस रिएक्शन में आप ध्यान से देखेंगे कि Fe3 प्लस से Fe2 प्लस जा रहा है, तो इसका मतलब Fe3 प्लस से क्या जा रहा है, Fe2 प्लस जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या हुआ है, इसका यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। ओके, सेकंड, सिल्वर का सिल्वर प्लस में जाना क्या बता रहा है आपको, ऑक्सीडेशन बता रहा है, राइट। ओके, अगर ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है तो अब हमारा खेल आसान हो जाएगा कि जो स्टैंडर्ड EMF वैल्यू दे रखी है वो ध्यान से देखेंगे आप। Fe3 प्लस गोज टू Fe2 प्लस, यहाँ पे जो एक स्लैश लगा रखा है ये आपके फेज को डिफाइन करता है। फेज का मतलब यहाँ पे जो Fe3 प्लस है वो Fe2 प्लस से फेज में डिफरेंस दिखा रहा है आपको, ठीक है। ओके, सिमिलरली आपको स्टैंडर्ड EMF दे रखा है किसका, सिल्वर प्लस 2 सिल्वर दे रखा है। ओके, अब ध्यान से देखेंगे आप Fe+3 से +2, यहाँ पे ये इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है आपको, ठीक है। ओके, इस आयन का। ओके, सिमिलरली सिल्वर का भी आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ओके, क्योंकि आपको दिख रहा होगा Ag प्लस से Ag के लिए बोल रहा है, ठीक है। बट हमने देखा कि Ag से तो Ag प्लस यहाँ पे ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, बट यहाँ पे दे क्या रखा है, हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ओके, तो हमें पता चल गया है कि इस रिएक्शन से कि हमारा सिल्वर का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होना चाहिए था, बट इन्होंने क्या दे रखा है आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ओके, कोई बात नहीं, हम फिर भी कर लेंगे। ओके, तो हमें जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है आयरन का वो कितना दे रखा है, हमें 0.77 वोल्ट। ओके, ऐसे ही हमें सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दे रखा है, तो वो कितना दे रखा है 0.80। ओके, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा स्टैंडर्ड ई सेल होता है वो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू पुट कर दे, हमारा स्टैंडर्ड ई सेल आ जाएगा। अगर हमारा स्टैंडर्ड ई सेल पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी हमारी। ओके, अगर ई नॉट सेल स्टैंडर्ड EMF की वैल्यू हमारी अगर नेगेटिव आती है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, राइट। ओके, यहाँ पे ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया एक फार्मूला। अगर आप इस तरीके से करना चाहें कि आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है और एक तरफ आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तब आप डायरेक्ट इसको सोल्व करके आप स्टैंडर्ड ई सेल निकाल सकते हैं। ओके, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको ई नोट सेल निकालना है तो आप दूसरे तरीके से भी ऐसे निकाल सकते हैं कि जो आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है किसका,
कैथोड पे, हमें पता है कि जो रिडक्शन होता है वो कैथोड पे होता है, ओके, और जो ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ होता है, एनोड पे होता है। बट अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना दिया जाए स्टैंडर्ड वाला, तब आप क्या करेंगे, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे, ओके, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पे, एनोड पे, ओके। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैं ऐसा इसीलिए लिख सकता हूँ क्योंकि अगर आपके पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर आप उसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में लिखना चाहते हैं तो आपको जस्ट उसके आगे माइनस का साइन लगाना है, तो वो उसको डिफाइन कर देगा, ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, अगर आप उसे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसके आगे जस्ट माइनस का साइन लगा देंगे, वो उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा, ओके। अब आप देख रहे होंगे हमारे पास जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ था, कैथोड पे हमारा रिडक्शन हुआ था, राइट, ओके। इसकी वैल्यू तो एज इट इज ठीक है हमारी फिट हो जाएगी यहाँ पे। हमें क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ था उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना देकर उसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा, ओके। तो हम स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालेंगे, ई सेल निकालेंगे, उसके लिए हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं हम। जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है आयरन की वो कितनी है, 0.77 वोल्ट, ओके, माइनस का साइन, ओके। जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है एनोड वाला जिसका ऑक्सीडेशन हुआ था उसकी वैल्यू दे रखी है 0.80 वोल्ट, ओके। इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस में 0.03 वोल्ट, ओके। हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर आपकी स्टैंडर्ड ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब वो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, वो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अगर पॉजिटिव आती है तो वो स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन आपकी होगी ही नहीं, रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, ओके। अगर रिएक्शन को पॉसिबल करवाना है आपको कि वो रिएक्शन हो तो उसके लिए आपको ई नोट सेल की वैल्यू क्या लानी पड़ेगी, पॉजिटिव लानी पड़ेगी। पर इस केस में आपकी रिएक्शन की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है ई नोट सेल की वैल्यू, तो इसलिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिजिबल नहीं होगी आपकी, ओके। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, बी, कैन बी स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन एन आयरन के वेसल, गिव सुटेबल एक्सप्लेनेशन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। हमें डाटा गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है कॉपर का प्लस 0.34 वोल्ट, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है आयरन का माइनस 0.44 वोल्ट, ओके। अब हमें देखना है कि ये रिएक्शन हम रख सकते हैं क्या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, सॉरी, क्या हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को आयरन के वेसल में रख सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए वही हो गया, अगर हमारी स्टैंडर्ड ई नोट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगी, तो हम उसको नहीं रख पाएंगे, ओके, कि रिएक्शन हो जाएगी, तो इसलिए हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को नहीं रख पाएंगे, ठीक है, ओके। तो अगर हमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को आयरन के वेसल में रखना है तो हमारी ई नोट सेल की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, जिससे क्या होगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगी और रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। इसका मतलब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को उस आयरन के वेसल में रख सकते हैं, ओके। अब हम इसको देख लेते हैं कि हमें करना क्या है, ओके। हमारे पास वैल्यू किस किस की गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर 2 प्लस से कॉपर, इसकी वैल्यू गिवन है 0.34 वोल्ट, राइट, ओके। हमारे पास दूसरी वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसकी वैल्यू गिवन है, आयरन की गिवन है, जिसकी वैल्यू है -0.44 वोल्ट, ओके। अब आप ध्यान से देखिए, अब की बार हमें रिएक्शन गिवन नहीं है। अगर आपको रिएक्शन गिवन ना हो, जब आपके पास रिएक्शन गिवन थी तब तो हम इजीली पता लगा लेते थे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन गिवन ना हो तब आप क्या करेंगे, तब आप इनकी जो वैल्यू दे रखी है, इनके आगे जो साइन लगे होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाले, उससे आप इजीली पता लगा सकते हैं कि वो रिएक्शन में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, ओके। तो अब इसको देख लेते हैं, ओके।
यहाँ पे जो कॉपर के EMF की वैल्यू दे रखी है स्टैंडर्ड वाली, वो पॉजिटिव दे रखी है आपको, राइट। पॉजिटिव वैल्यू हमें बताती है कि हम जितना नीचे की तरफ जाते हैं हमारी पॉजिटिव वैल्यू उतनी ज़्यादा क्या बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है पॉजिटिव वैल्यू। अगर पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो जितनी ज़्यादा वो पॉजिटिव वैल्यू होगी इतना मतलब उसका रिडक्शन होना तय है। ओके, वो उतनी ही ज़्यादा क्या करेगा, गेन करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ओके, अब यहाँ पे आयरन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको नेगेटिव में दे रखा है। नेगेटिव से हम पता लगा सकते हैं, हमने प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था, प्रीवियस वीडियो देखी थी आपने सॉल्यूशन वाली, MCQ वाली, उसमें भी मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, उसमें जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो हमें बताती है कि वहाँ पे वो एलिमेंट पर्टिकुलरली क्या दिखाना चाहता है, ऑक्सीडेशन दिखाना चाहता है। ऑक्सीडेशन के केस में आपको नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी, इसका मतलब वो क्या दिखाना चाहेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा और ऑक्सीडेशन दिखाना चाहेगा, राइट। ओके, एक तो आप ऐसे देख सकते हो, अगर आपको रिएक्शन गिवन ना हो आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन से देख सकते हैं, ठीक है। ओके, दूसरा आप देख सकते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो उसमें आप देखेंगे कि जो आयरन है वो सबसे ऊपर आता है, अगर आयरन और कॉपर के कंपैरिजन देखा जाए तो, और कॉपर यहाँ कहीं उससे नीचे आता है। तो इससे साफ पता चलता है कि जो जिससे सबसे ऊपर होता है, इसका मतलब वो अपने आप का क्या करवाना चाहता है, ऑक्सीडेशन करवाना चाहता है। जो उस सीरीज में जितना नीचे होता है वो अपने आप का क्या करवाना चाहता है, रिडक्शन करवाना चाहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अब इसकी रिएक्शन भी ले सकते हैं। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे कि जो आयरन है वो किस में कन्वर्ट होना चाहता है, Fe+2 में कन्वर्ट होना चाहता है, और जो कॉपर है हमारा वो +2 से कॉपर में जाना चाहता है। मीन्स आयरन अपना ऑक्सीडेशन करवाना चाहता है और जो कॉपर है वो अपना रिडक्शन करवाना चाहता है, राइट। ओके, तो हमारा काम इजी हो गया है। अब हमें पता चल गया है कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है स्टैंडर्ड ई सेल निकालने के लिए, ठीक है। तो हम इजीली वैल्यू पुट कर देते हैं, स्टैंडर्ड ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल जो हमारा कैथोड पे हुआ होगा, ओके, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम रख देते हैं एनोड वाला जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ओके, हमें रिडक्शन का पता चल गया है, उसकी वैल्यू कितनी है, 0.34 है, माइनस का साइन लगा दिया है। रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का पता चल गया है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.44, राइट। जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस 0.34 प्लस 0.44, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो हमारा आंसर आएगा 0.78 वोल्ट, जो शो कर रहा है कि जो हमारा स्टैंडर्ड ई सेल है वो है पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि जो अपने आप हो जाए, इसके लिए आपको किसी एक्सटर्नल एनर्जी फोर्स की जरूरत ना पड़े। ओके, अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रिएक्शन फिजिबल है। अगर रिएक्शन फिजिबल है तो अब आगे क्या, अब आगे आप कॉपर सल्फेट जो आपको सॉल्यूशन गिवन है, आप उसको आयरन के वेसल में नहीं रख सकते, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, इसी के जो आपको और में दिया गया है बी पार्ट, determine whether the following reaction is feasible under standard condition। ओके, अब हम बता देंगे इजीली, हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं। ओके, हमें रिएक्शन गिवन है, ओके, रिएक्शन गिवन है तो हमारे तो और भी आसान हो जाता है, ठीक है। ओके, Cl2 गैस +2I माइनस एक्वस में दे रखा है आपको, और ये रिएक्शन हो रही है आगे की तरफ, 2Cl माइनस एक्वस प्लस में I2 ए गैस। ओके, हमें जो डाटा गिवन है वो गिवन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है, ओके, किसका, 0.534 वोल्ट आयोडीन का, एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है प्लस 1.359 वोल्ट। तो हम रिएक्शन से देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है। ओके, Cl2 दे रखा है, ओके, Cl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2Cl माइनस में, Cl2 की ऑक्सीजन स्टेट 0। ओके, यहाँ पे कितनी दिखा रहा है, -1, तो 0 से अगर ये -1 जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, इसका मतलब ये
रिडक्शन शो कर रहा है। ओके, हमें क्लोरीन का तो पता चल गया कि वो रिडक्शन कर रहे हैं। ओके, टू आयोडीन माइनस से, अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयोडीन गैस में। ओके, यहाँ पे ये कितना दिखा रहा है, -1 दिखा रहा है, और यहाँ पे ये कितनी ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहा है, 0। अगर ये -1 से 0 जा रहा है तो उसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ऑक्सीडेशन। ओके, तो इजी है हमारे लिए। तो अगर हमें पता चल गया किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, तो हम अब ई नोट सेल निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड ई नोट सेल। वो निकालेंगे हम कैसे, वही ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ओके, दोनों के आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, राइट। ओके, अब आपको पता चल गया है रिडक्शन पोटेंशियल, तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो कैथोड पे है वो हमारा क्लोरीन है, तो क्लोरीन की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें ये गिवन रही यहाँ पे। ओके, तो वैल्यू पुट कर दी हमने, प्लस का 1.359 माइनस। ओके, अब हम रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड की जो एनोड पे है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो कौन है, आयोडीन, उसकी वैल्यू ये रही यहाँ पे 0.534 वोल्ट। ओके, जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो हमारी वैल्यू आएगी 0.825, पॉजिटिव में आएगी। ओके, अगर मेरी वैल्यू ई सेल की अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है, हमारी फिजिबल होगी, तो रिएक्शन आर फिजिबल, या आप कह सकते हो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, ओके। हमें क्वेश्चन पूछा क्या गया था, फिजिबल पूछा गया था। फिजिबल की सेंस हमें पता ही है कि रिएक्शन फिजिबल है या पॉसिबल है या ओकर होगी, कैसे भी किसी भी सेंस में बोले स्पॉन्टेनियस होगी, तो हमको पता है कि रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी, अगर स्टैंडर्ड ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो। ओके, आप इसको दूसरे तरीके से भी पहचान सकते थे, अगर आपको रिएक्शन में ना गिवन होता डाटा कि आप बोलेंगे कि सर इनकी दोनों की वैल्यू पॉजिटिव थी, स्टैंडर्ड रिडक्शन की पोटेंशियल की वैल्यू, तो फिर क्या होगा, जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब दो वैल्यू थी, एक वैल्यू थी 1.359, एक वैल्यू थी आपकी 0.534। अब दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव में जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू इसका मतलब उसका रिडक्शन, और जिसकी कम पॉजिटिव वैल्यू उसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन। हम ऐसे भी पहचान सकते थे अगर हमें रिएक्शन भी गिवन ना होती है। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं हमारे इसके नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज सी, what does the negative sign in the expression E नोट, ये हमें रिडक्शन पोटेंशियल Zn2 प्लस से जिंक हमें दे रखा है, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, और हमारी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है नेगेटिव में 0.76 वोल्ट। ठीक है, ओके। ये आपसे पूछ रहा है कि इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में जो वैल्यू गिवन है उसके आगे जो साइन लगा हुआ है नेगेटिव साइन, ये हमें किस बारे में बता रहा है। ओके, तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे, यह बता रहा है कि दिस इंडिकेट दैट जब हम जिंक की इलेक्ट्रोड को, जिंक इलेक्ट्रोड इज, हम उसे कनेक्ट करेंगे टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 होती है। ओके, हम लेके चलते हैं। ओके, उसके बाद क्या होगा, जैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे तो जिंक जिंक होगा वो क्या दिखाएगा, अपना ऑक्सीडेशन दिखाएगा। हम कह सकते हैं जिंक विल बी ऑक्सीडाइज्ड। अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब इसके पैरेलल में जो हाइड्रोजन दे रखा है वो किस में कन्वर्ट होना पसंद करेगा, H प्लस आयन से विल गेट, उसका रिडक्शन होगा तो वो रिड्यूस होना पसंद करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, राइट। ओके, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जो जिंक है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो उसमें जिंक की वैल्यू क्या है, नेगेटिव की तरफ शो करती है, और हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है, तो उसके रिस्पेक्ट में जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है।
ये नेगेटिव साइन आपका क्या दिखा रहा है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, कि ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि ये क्या करना चाहता है, अपना ऑक्सीडेशन करना चाहता है, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, ठीक है, सामने वाले के रिस्पेक्ट में। ओके, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन। ओके, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं जो नेगेटिव साइन है वो ज़्यादातर आपका इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को दिखा रहा है, कि बता रहा है कि इसमें जो एलिमेंट हमने जिंक ले रखा है ये अपना क्या करना चाहता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है, अपना ऑक्सीडेशन कराना चाहता है, या फिर बोल सकते हो आप ये एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करना चाहता है, या फिर बोल सकते हो आप एज ए रिडक्टेंट काम करना चाहता है। ओके राइट, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट डी पे। डी क्या कह रहा है, कंसिडर ए सेल गिवन बिलो, हमें दे रखा है कॉपर से कॉपर 2+, ये 2 स्लैश लगा रखे, इसका मतलब है ये सोल्ट ब्रिज को दिखा रहा है। एक स्लैश जो लगा रखा है ये हमारे फेज को डिफरेंस फेज को बताता है, कॉपर सॉलिड से वो कॉपर 2+ एक्वस आयन में जा रहा है। तो उसके बाद सोल्ट ब्रिज, इसके बाद क्लोरीन माइनस से वो किस में जा रहा है, क्लोरीन गैस में जा रहा है, ये फिर फेज को डिफरेंस कर रहा है। ओके, प्लेटिनम यहाँ पे वायर ले रखी है हमने, ठीक है। ओके, जो एक मीडियम का काम करती है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को एक कंटेनर से एक एनोड से कैथोड ले जाने का काम करती है, ठीक है। ओके, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमारा रिडक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड की तरफ ले जाने का काम करते हैं। ओके, हमें पूछा गया है कि राइट द हाफ सेल रिएक्शन लिखो एंड ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की क्या होगी। तो हम लिखते हैं। ओके, तो हम आंसर लिखेंगे कुछ इस तरह कि हमें एनोड पे क्या हुआ होगा वो हमें इससे पता चल रहा है कि हमारा जो कॉपर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका मतलब ये हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो जाएगी, राइट। ओके, सिमिलरली अब हम लिखेंगे कैथोड पे क्या हुआ होगा। ओके, तो कैथोड पे हम जब रिएक्शन लिखेंगे इसी को देख के कि वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, 2Cl माइनस में। जो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने रिलीज किए थे वही क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब इस रिएक्शन से हमें देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा। तो ये क्या बन जाएगी, रिडक्शन हाफ सेल बन जाएगी। ओके, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके, अब मैं इस पूरी रिएक्शन को क्या करने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूँ। आप बोल सकते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन मैं लिखने वाला हूँ। तो ओवरऑल रिएक्शन होती है वही हमारी क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन जिसमें आपका उसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी दिख रहा होगा आपको, उसी रिएक्शन में आपको रिडक्शन भी दिख रहा होगा, बस उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखेंगे। ओके, जब इसमें ऐड ऑन करूंगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस 2 इलेक्ट्रॉन को कट कर देगा। ओके, लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड लिख दीजिए आप, राइट वाले राइट साइड, तो आपकी ओवरऑल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो कॉपर प्लस Cl2 गोज टू कॉपर 2+ प्लस 2Cl माइनस। ओके, तो आप ओवरऑल रिएक्शन में देख के बता सकते हैं यहाँ कॉपर से कॉपर 2+ का क्या हुआ होगा और Cl2 से Cl माइनस का क्या हुआ होगा। तो इसका आपको पता चल रहा है, इसका ऑक्सीडेशन एंड इसका क्या हुआ होगा, आपका रिडक्शन। ओके, तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह दे सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे। जो सेकंड, ये आपका नॉन-नेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड है। ओके, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ओके, विच इज ए, हमसे पूछा गया है कि आप लिखिए राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ओनली फॉर नॉन-नेस्ट इक्वेशन फॉर द गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो बेस्ड होगा आपका जिंक प्लस कॉपर 2+ गोज टू Zn2+ प्लस कॉपर, इसके लिए आपको लिखना है नॉन-नेस्ट इक्वेशन, आपको पूरा एक्सप्लेन करके उस एक्सप्रेशन को, फिर उसके बाद इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो हम ई सेल EMF की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, नॉन-नेस्ट इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी।
ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज होता है वो हमारा इक्वल्स टू होता है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज प्लस 2.303 आर टी लोग की पावर बेस 10 क्यू सी। राइट, यहाँ पे जो ये क्यू सी है ये आपका रिएक्शन कोशेंट बता रहा है। क्या है ये? रिएक्शन कोशेंट है आपका। ठीक है, उस पर्टिकुलर रिएक्शन जो आपका, जिसका आपका क्या लिखना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। ओके, गिब्स फ्री एनर्जी के लिए जो एक्चुअल में एक फार्मूला होता है वो होता है गिब्स फ्री एनर्जी माइनस का एन एफ ई। ओके, अगर आप गिब्स एनर्जी स्टैंडर्ड के लिए लिखना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस का एन एफ ई नॉट स्टैंडर्ड के लिए हो जाएगा। ओके ओके, तो हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। गिब्स एनर्जी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो आएगा माइनस का एन एफ ई इक्वल्स टू स्टैंडर्ड की हम वैल्यू पुट करेंगे गिब्स एनर्जी चेंज की, तो माइनस का एन एफ ई नॉट, राइट, प्लस 2.303 आर टी लोग क्यू सी रिएक्शन कोशेंट। ओके, हम क्या करेंगे, एन एफ से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे हम। ठीक है, ओके, या फिर आप कह सकते हो कि एन एफ से हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड डिवाइड। ठीक है, ओके, या फिर आप ये ऐसा भी कर सकते हो कि आप इस वाले पोर्शन को अपना लेफ्ट साइड ले जाइए तो वहाँ से ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, एन एफ पहले एन एफ कॉमन ले लेंगे हम, फिर उसके बाद एन एफ से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारे जो आएगा वो आएगा ई एम एफ इक्वल्स टू स्टैंडर्ड ई एम एफ, ओके, माइनस 2.303 डिवाइड बाय एन एफ आर टी लोग क्यू सी। ओके, ये एक्सप्रेशन जो है आपका यूनिवर्सल है। ओके, इसे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, अब हम लिखते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो हमें बोला गया है। ठीक है, ओके, तो आपको कुछ नहीं करना। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो हम ई सेल लिखने वाले हैं, स्टैंडर्ड ई नोट सेल, ओके, माइनस 2.303 आर टी डिवाइड बाय एन। एन बेसिकली यहाँ पे आपका क्या बता रहा है, एन बता रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं और कितने गेन हुए हैं, वो आपका एन बताएगा। ओके, इस रिएक्शन से आपको देख के पता चला होगा जिंक से Zn2+ गया है और वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2+ ने लेके कॉपर में कन्वर्ट हुआ। ओके, राइट, तो ये एन की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2 और ये एफ हो गया हमारा फैराडे। ओके, आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर है। ओके, राइट, ओके, अब बात आती है लोग इस रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू लिखने की। रिएक्शन कोशेंट में हम लिखते हैं प्रोडक्ट बटे में रिएक्टेंट लिखते हैं, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। अब उसमें भी क्या लिखते हैं हम, प्रोडक्ट में हम लिखेंगे लिक्विड, या बोल सकते हो आप एक्वस स्टेट में हो वो लिख सकते हैं हम। ऐसे ही सिमिलर रिएक्टेंट के केस में भी लिक्विड जो एक्वस स्टेट में हो। ओके, हम प्योर सॉलिड के लिए हम यहाँ पे वैल्यू है वो 1 लेके चलते हैं, उसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू। प्योर सॉलिड केस में हम कितनी लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप Zn2+ राइट साइड में प्रोडक्ट है, सिमिलरली कॉपर है, अगर आप इनकी वैल्यू रख भी देंगे जो कि कुछ इस तरह होगी, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी डिवाइड बाई 2f लोग Zn2+ इसकी कंसंट्रेशन। ओके, ऐसे ही यहाँ पे कॉपर दे रखा है डिवाइड बाय कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन, साथ में आपको जिंक सॉलिड दे रखा है। ओके, अभी मैंने बताया जो कॉपर सॉलिड है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और जो जिंक सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन भी हम क्या लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। तो ओवरऑल लास्ट आंसर जो हमारा होगा, इसको अरेंज करने के बाद ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी बाय में 2f लोग Zn2+ बाय कॉपर
2 प्लस, इसको फर्दर आगे हम सोल्व करेंगे, उसके लिए हम साइड में वैल्यूज लिख देते हैं। जो आप आर की, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, इसकी हम जो वैल्यू पुट करेंगे 8.314 पुट करेंगे। एफ क्या है, यहाँ पे फराडे है, फराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500। ओके, टी यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर हम गिवन दिया जाता है वो 25 डिग्री सेल्सियस, उसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, वो होगा 298 केल्विन। ओके, जब हम इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा वो होगा ई सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन। एन की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी ले रखी है, 2। ओके, लोग Zn 2 प्लस डिवाइड बाय कॉपर 2 प्लस, दैट्स इट। यहाँ तक हमारा ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। हमने नैनोस्टिकेशन की हेल्प से ये एक्सप्रेशन लिख दिया। ओके, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, बी पे। ओके, बी पार्ट हमारा बोल रहा है कि आपको रिलेशन बताना है किसके बीच में, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल के बीच में। स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी क्या होती है हमारी, डेल्टा जी नोट होती है, और स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होती है, ई नोट सेल होती है। इनके बीच में हमें रिलेशन बताना है। ओके, तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो हमारा होता है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल। ओके, और यहाँ पे जो n है वो आपको बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कितने हुए और लूज कितने हुए, वो बता रहा है। f यहाँ पे फराडे कांस्टेंट बता रहा है जिसकी वैल्यू होती है 96500। स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल दे रखा है। ओके, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी दे रखी है आपको। जो स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल होता है वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो कि नॉन एडिटिव होती है। ओके, जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो कि आपकी एडिटिव नेचर की होती है, जिसको आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आपका ये रिलेशन कुछ इस तरह होगा। ओके, आप इसके बारे में ये एक दो बता सकते हैं कि इनका मतलब क्या है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सी पार्ट पे। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ये आपको एक रिएक्शन गिवन है, जिंक सॉलिड से आपका Zn2 प्लस एक्वस बन गया और कॉपर 2 प्लस एक्वस से आपका कॉपर सॉलिड बन गया। रिएक्शन देख के आपको पता लग गया जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का रिडक्शन हुआ है। अब आपको वैल्यूज देख लेते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है जिंक का, वैल्यू आपको गिवन है -0.76, माइनस से आपको पता चल गया कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको कॉपर का गिवन है +0.34 वोल्ट। ये प्लस वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है कंपैरिजन टू जिंक। ओके, आर की वैल्यू हमें गिवन है, फराडे की हमें वैल्यू गिवन है। ओके, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेते हैं। हमारे पास यूनिवर्सल फॉर्मूला गिवन था जो हमने अभी देखा था लास्ट में, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाई एन लोग क्या सी रिएक्शन कोशेंट। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम लिख देंगे। ओके, अब बात यहाँ आती है, आपसे पूछा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब निकाला जाता है जब आपको रिएक्शन इक्विलिब्रियम में दे रखी है। ओके, अब आप ध्यान रखिएगा कि एट इक्विलिब्रियम पे जो आपकी ई सेल की वैल्यू होती है वो 0 होती है। मैंने ई सेल की वैल्यू की 0 बोली है, ना कि स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल की वैल्यू 0 बोली है। मैंने इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू 0 बोली है। अगर ई सेल की वैल्यू 0 होगी तो जो हमारा गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का एन एफ ई सेल, जब मैं इसकी ई सेल की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरी गिब्स एनर्जी की वैल्यू ओवरऑल क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो उस टाइम पे क्या होता है इक्विलिब्रियम के केस में, जब ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है
तो हमारा जो रिएक्शन कोशेंट है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, विच इज इक्वल्स टू Kc, या फिर आप बोल सकते हो KeQ, राइट। ओके, तो हम जब इसको रीअरेंज करके दोबारा लिखेंगे इस फॉर्मूले को, तो हमारा ई सेल क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, ए नोट सेल हमारा बचा है, माइनस 0.06 हमारा यहाँ है, एन यहाँ है, और लोग क्या उसी हमारा कन्वर्ट हो चुका है के इक्विलिब्रियम में। ओके, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं लिखूं तो ए नोट सेल इक्वल्स टू, ये उस तरफ चली गई, 0.06 डिवाइड बाय एन लोग के इक्विलिब्रियम। हमें निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज दिस, ये हमें निकालना है, तो इसको हमें और रीअरेंज करना पड़ेगा। अब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। इस वाले पोर्शन को हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू यहाँ, इसको उस तरफ ले जाएंगे, ये अगर ये डिवाइड में है तो, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये इसके डिवाइड में हो जाएगी। ओके, लोग यहाँ बेस 10 वाला है तो वहाँ उस तरफ जाएगा, तो वो 10 की पावर में सारी वैल्यूज हो जाएंगी। ओके, तो हमारा के इक्विलिब्रियम हम ऐसे निकाल लेंगे। ओके, तो अब मैं लिखने वाला हूँ के इक्विलिब्रियम 10 की पावर लोग बन गया, इस तरफ गया तो ओके, डिवाइड में था एन, यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, ए नॉट सेल, ओके, इसके डिवाइड में ये वैल्यू आ जाएगी 0.06। ओके, अब हमारा क्या पेंडिंग है, ए नोट सेल जो स्टैंडर्ड था वो हमने अभी तक निकाला नहीं। ओके, बट हमें पता चल गया कि कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे अब, और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। ओके, जो ए नोट सेल है वो हम निकालने वाले हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे जो हुआ है, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो एनोड पे होगा। ओके, मतलब कॉपर की वैल्यू हमारी यहाँ आ जाएगी और जिंक की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो कॉपर की वैल्यू हम अब पुट कर रहे हैं विच इज 0.34 माइनस। ओके, अब हम जिंक की वैल्यू पुट कर रहे हैं, जिंक की वैल्यू नेगेटिव थी तो नेगेटिव हमने साइन लगा दिया, 0.76 वोल्ट। इसको अगर अरेंज करेंगे तो 0.34 प्लस 0.76 विच इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट। ओके, अब यही वैल्यूज़ को हम इस ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जिससे हमारा के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकल जाएगी, मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 10। एन की वैल्यू हमें पता चल गया है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, 2 का, इंटू 1.10 वोल्ट डिवाइड बाय 0.06। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 37। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में है पार्ट सी। इसमें पूछा गया आपको कि कैलकुलेट करिए स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी वैल्यू फॉर द रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपको निकालनी है। रिएक्शन आपको गिवन है, जिससे पता चला कि क्रोमियम सॉलिड से क्रोमियम +3 जा रहा है एक्वस में, तो इसका मतलब यहाँ इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। कैडमियम +2 एक्वस से कैडमियम सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब हमको और गिवन क्या है, हमें गिवन है क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम, इसका मतलब हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है क्रोमियम का, हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, पर रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है, जिसकी वैल्यू नेगेटिव में है 0.74 माइनस वोल्ट। ओके, आपको कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, क्योंकि कैडमियम 2 प्लस से कैडमियम लिख रखा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है विच इज इक्वल्स टू 0.40 वोल्ट। ओके, आपको फैराडे की वैल्यू गिवन है। ओके, अब आपको करना क्या है, हमें फॉर्मूला पता है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का इक्वल्स टू माइनस का NF स्टैंडर्ड EMF सेल। ओके, एन की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे क्या पुट होगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है वो, फैराडे की वैल्यू हमारी 96500, इन नोट सेल स्टैंडर्ड है वो, हम इस रिएक्शन से हमारे पास डाटा गिवन है सभी का रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम इन नोट सेल का फॉर्मूला लगा के वहाँ से इसकी वैल्यू को हम निकाल के यहाँ पुट करेंगे, और इन सब की वैल्यू पुट करके हम स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी हम यहाँ से निकाल। तो हम सबसे पहले हम निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड ई सेल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका दे रखा है आपको, कैडमियम 2 प्लस से कैडमियम का दे रखा है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम का दे रखा है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू है माइनस का 0.40 माइनस क्रोमियम की वैल्यू थी उसका भी माइनस साइन,
0.74 वोल्ट, इसको अरेंज करेंगे हम माइनस का 0.40 प्लस 0.74। अब प्लस वाली वैल्यू की ज़्यादा अमाउंट है, तो जब हम माइनस करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू प्लस में आएगी, विच इज़ 0.34 वोल्ट। ओके, अब हम देख लेते हैं एन क्या बता रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है। अब आप ध्यान से देखेंगे, अब क्रोमियम, एक क्रोमियम में Cr से Cr3 प्लस जा रहा है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है। बट हमें दे कितने रखे हैं, 2। जब हम रिएक्शन बैलेंस करेंगे, देखो रिएक्शन बैलेंस करके यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 3 कैडमियम है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में भी 2 क्रोमियम है और 3 कैडमियम है। तो ओवरऑल जब हम बैलेंस करेंगे कि एक क्रोमियम क्रोमियम 3 प्लस में जाता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, तो 2 क्रोमियम जब जाएंगे 2Cr3 प्लस में, तो कितने का चेंज आएगा, 3 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा। ओके, तो हम अब डायरेक्ट फॉर्मूले में फिट कर देते हैं, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी इक्वल्स टू 6 इंटू माइनस का साइन, ओके, 96500 इंटू 0.34। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस में 1968.86 किलो जूल। ठीक है, ओके। अगर आप इसको सिर्फ जूल में लिखना चाहते हो तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 19688805, ये जूल में हो जाएगी। अगर आपको किलो जूल में निकालना तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। जूल और किलो जूल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि 1 किलो जूल इक्वल्स टू 1000 जूल। अगर आपकी एनर्जी, गिव्स एनर्जी की वैल्यू जूल में आई है, तो किलो जूल करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डिवाइड करना है, किससे, 1000 से डिवाइड करना है। तो 1 2 3 1 2 3 3 पॉइंट आपका पॉइंट लग जाएगा 3 डिजिट बाद। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी पे, विच इज थर्ड। ये हमारा कंडक्टेंस से रिलेटेड है, कंडक्टिविटी में। ओके, तो हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है ए, वाई ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और जबकि मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो अब हम इसका आंसर लिखने हैं। ओके, ऑन डाइल्यूशन जो नंबर्स ऑफ आयन होते हैं, द नंबर ऑफ आयन्स जो प्रेजेंट होते हैं पर ml में, ठीक है, या आप बोल सकते हो पर सेंटीमीटर क्यूब इन सॉल्यूशन, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं। ओके, एंड डिक्रीज इन कंडक्टिविटी, उसकी कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं मोलर कंडक्टेंस की। जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन। क्यों? क्योंकि इट इज प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी which is kappa and volume V of solution। ठीक है, ओके। आप ऐसे ही बता सकते हैं इसको, जो आपकी मोलर कंडक्टेंस होता है या कंडक्टिविटी होती है वो कापा इनटू वी वॉल्यूम होती है। अगर ये जो वी वॉल्यूम है, अगर हम डाइल्यूशन जितना ज़्यादा करेंगे तो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है, तो मोलर कंडक्टेंस भी ऑफ कोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, बस। तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज़ बी। आपको बताना है स्टेट कोलरस लॉ क्या होता है। ओके, इसको आपको डिफाइन करना है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, आप लिखेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन the molar conductivity of an electrolyte is equals to
द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। अब इसका मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं। अब हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखते हैं। ये तो हमने थ्योरी लिख दी। ओके, अब इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखते हैं। इसी बात को हम एक्सप्रेशन में समझाएंगे। ओके, ये जो मोलर कंडक्टिविटी है, इसके ऊपर ये जो मैंने सर्कल लगाया है, ये आपका बता रहा है कि आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन हुआ है। ठीक है, ओके। इसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ये बता रहे हैं कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है या मोलर कंडक्टिविटी है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की, वो इक्वल होती है आपका सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी, ओके, उन कंस्टेंट आयन की। यानी अगर उसमें उस इलेक्ट्रोलाइट जब वो डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, वैसी बात है, तो वहाँ पे क्या होगा, कैटायन होगा। कैटायन होगा तो प्लस चार्ज होगा। अगर आपके पास उसमें साथ के साथ क्या होंगे, एनायन भी होंगे, तो उसका अलग से मोलर कंडक्टेंस होगा। ओके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो वो एनायन होगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, साथ के साथ आपको उसकी अमाउंट भी लिखनी है। अगर वो एक्स अमाउंट में है तो एक्स हो गया, अगर वो वाई अमाउंट में है तो वो वाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं थ्योरी के साथ। ओके, अब यहाँ पे आप और एलेबरेट करना चाहें, आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर लैम्डा एम नॉट इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। राइट, ओके। हमने जो ये लिखे हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैटायन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन, ओके, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। हमें लिखना है दीज आर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायंस। ओके, ये एक्स वाई आपको क्या बताएंगे, ये आपको लिखनी है। ये क्या है, आर दी नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस। राइट, ओके। अब इसकी हल्की सी एप्लीकेशन बताएंगे। एप्लीकेशन मतलब कि हम कोलरास लॉ यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हमें बेसिकली नीड नहीं पड़ती। जब भी बात आती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट की, तो इसको कोई भी नहीं बता पाया था कि मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैसे निकालेंगे। तो सिर्फ कोलरास लॉ ही था जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के बता पाया था। ठीक है, ओके। तो आप लिखेंगे दिस लॉ इज यूजफुल for calculating the molar conductivity of weak electrolyte। ओके, सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने कोलरास लॉ को डिफाइन किया। कोलरास लॉ बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बना है, और वो भी क्या बताने के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी बताने के लिए, वो भी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, जो कि कोई नहीं बता पाया, सिर्फ कोलरास लॉ ही था। उसने इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही डिफाइन किया है। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट सी पे। ये पूछ रहा है कि आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है जिसकी मोलरिटी आपको गिवन है 1.5 मोलर, सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी। मोलर कंडक्टिविटी आपको मिल गई है, वो आप इस यूनिट से देख के पता लगा सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट करनी है आपको कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन की। राइट, ओके। फॉर्मूला हमें, कल हमने इसको फॉर्मूले को सोल्व भी किया था। फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, फॉर्मूला आएगा
जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इक्वल्स टू होती है कपा इनटू 1000 मल्टीप्लाई में तब करना है जब हमारी यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में हो, तब डिवाइड में 1000 तब करना है जब वो मीटर स्क्वायर में हो। ओके, यहाँ पे आ जाएगी मोलारिटी, कैपिटल एम मोलारिटी को डिफाइन करता है, स्मॉल एम मोलारिटी को। तो यहाँ कैपिटल एम है तो ये हमारा मोलारिटी को डिफाइन कर रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। ओके, और कापा को हम निकाल लेंगे, ये आपसे पूछी गई है कंडक्टिविटी। ओके, विच इज कापा, ठीक है, जिसकी यूनिट होती है साइमन पर सेंटीमीटर। ओके, तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो कापा हो जाएगा हमारा मोलर कंडक्टेंस इनटू, यहाँ से इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मोलारिटी डिवाइड बाय 1000। ओके, अब हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है 138.9 मल्टीप्लाई मोलारिटी की वैल्यू है 1.5 डिवाइड बाय हमारा 1000 हो गया, और इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.2083 साइमन पर सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो इसी का है और में। तो सी द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एट 298 केल्विन आर रिस्पेक्टिवली। इनकी वैल्यूज गिवन है आपको, इन मोलर कंडक्टिविटी हर एक इलेक्ट्रोलाइट की आपको मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, वो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, विच इज 129.8 217.4 108.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये दिख रहा है आपको। ओके, एंड द मोलर कंडक्टिविटी गिवन है उस सॉल्यूशन की, कौन सा सॉल्यूशन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर आपको गिवन है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन है 9.33 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट करना है। जब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, तो उसके लिए हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, उसका फॉर्मूला होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डिफाइन करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टेंस किसी भी कंसंट्रेशन सी पे डिवाइड में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, मोलर कंडक्टेंस हमारा किसी भी कंसंट्रेशन पे वो हमें गिवन है, हमारी 10.2 मोलरिटी सॉल्यूशन है, तो इस कंसंट्रेशन पे हमें जो गिवन है उसकी वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निकाल लेंगे। हम इन सभी को कैलकुलेट, हमारी इन सब की वैल्यू दे रखी है तो हम इसको अरेंज करके हम वो वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। किसका निकालना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है। ओके, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकालना, अब आप ध्यान से देखिएगा, जिसमें NH4 और OH हो उनको तो हम ऐड करेंगे और बाकी को हम माइनस कर देंगे। देखो NH4 यहाँ इस अमोनियम क्लोराइड में गिवन है। ओके, NaOH इसमें OH यहाँ पे गिवन है, तो हमें चाहिए NH4 OH चाहिए, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, पर Cl और Na नहीं चाहिए, तो NaCl के लिए हम क्या करेंगे, इस NaCl को माइनस कर देंगे, जिससे हमारी चीज़ सोल्व हो जाएगी और हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। तो मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अमोनियम क्लोराइड और मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NaOH, इन दोनों को हम जोड़ देंगे और सिर्फ माइनस कर देंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl, सिर्फ इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ओके, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओके, 129.8 प्लस 217.4 माइनस 108.9। ओके, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यूज आएगी 238.3। ओके, आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, यूनिट आपको पता ही है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब आपके लिए काम आसान हो गया। अब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना, आप डायरेक्ट वहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। मोलर कंडक्टेंस सी कंसंट्रेशन यानी 10⁻² मोलर कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन की गिवन थी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, वो हम ऊपर रख देंगे 9.33 डिवाइड बाय 238.3, राइट। ओके, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू आएगी 0.0392। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 4 पे। ये हमारा बैटरी से रिलेटेड है,
थ्योरी हमें नहीं पढ़नी, इसमें प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ओके, मरकरी सेल के बारे में डिफाइन कर रखा है। ओके, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है ए, व्हाई ए ड्राई सेल बिकम ए डेड सेल आफ्टर सम टाइम्स इवन इफ इट हैज नॉट बीन यूज्ड। ओके, हम पर्टिकुलरली इसमें लिखने वाले क्या हैं वो आप देख लीजिए एक बार, फिर इसको मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, इट बिकम डेड आफ्टर सम टाइम, ओके, आफ्टर सम टाइम। ऐसा क्यों? बिकॉज इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट देते हैं विच इज एसिडिक, ओके, जो कि होता है अमोनियम क्लोराइड, वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे कोरोड कर देगा हमारे जिंक कंटेनर को। जिंक कंटेनर हमारा एज ए एनोड काम करता है, ठीक है, तो उसको धीरे धीरे कोरोड कर देगा और बनाएगा क्या, अब आप उसको देख लीजिए होगा क्या एक्चुअल में। अब रिएक्शन में जब हम एनोड और कैथोड वर्सेस जब हम रिएक्शन करते हैं, ये बेसिकली जो हमसे पूछा गया है ड्राई सेल, इसे हम ला लांचे सेल भी बोलते हैं, ठीक है, ड्राई सेल होता है जो, इसे हम ला लांचे सेल भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये दीवार वाला सेल होता है, इसमें जो जिंक का कंटेनर होता है वो एनोड का काम करता है और ग्रेफाइट रोड होती है वो हमारी कैथोड का काम करती है। ओके, और जो ग्रेफाइट रोड होती है वो हमारी कैथोड का काम करती है। आपको लिखना इतना ही है, इसी में आपका काम चल जाएगा। ओके, बाकी जो एक लाइन लिखनी है वो अभी मैं बताऊंगा। ओके, जिंक एनोड का काम करती है, ग्रेफाइट रोड कैथोड का काम करती है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl2 प्लस मैग्नीज ऑक्साइड का पेस्ट। जैसे ये कंप्लीट होगी रिएक्शन, जिंक एनोड और कैथोड ओवरऑल जब रिएक्शन लिखी जाएगी तो उस रिएक्शन में हमारा फाइनली इस अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया गैस निकलनी स्टार्ट हो जाएगी जैसे ये रिएक्शन करेगा। ओके, तो जब ये अमोनिया गैस निकलेगी, जब ये बन रही होगी, तो उस टाइम पे ये किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, Zn2 प्लस जो एक्वस में होगा उसके साथ ये अमोनिया रिएक्शन कर लेगा और उसके साथ ये एग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा NH3 4 2+, ठीक है, एक्वस। इसकी वजह से ही क्या हो रहा है आपका, ये जो जिंक का कंटेनर क्रोड हो जाएगा और जिसकी वजह से एट द एंड आपका सेल बिना यूज करे ही क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, बेकार पड़ जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, जो जिंक कंटेनर है, ओके, एज जिंक रिएक्ट विद अमोनिया गैस, ओके, एंड गिव, आप बता सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स जिसकी वजह से जिंक खत्म हो जाता है इसके साथ अगर रिएक्शन करेगा तो, ठीक है। ओके, राइट। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट विच इज बी, व्हाई मरकरी सेल गिव्स ए कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ। ऐसा क्यों? ओके, तो इसमें होता क्या है कि जो आंसर में आप लिखेंगे कि जो ई सेल है वो इक्वल हो जाता है स्टैंडर्ड EMF सेल के। अब जब ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी तो आपकी जो ई सेल की वैल्यू होती है वो 1.35 वोल्ट होती है, या आप कह सकते हैं ड्यूरिंग टाइम, जैसे जैसे टाइम जाएगा जो ई सेल है ऑफ बटन सेल बोल लो आप इसको, या मरकरी सेल बोल लो, या रिस्ट वॉच पे जो हम यूज़ करते हैं सेल, वो सेल, उसकी जो ई सेल की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, वो एज ए कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ओके, एंड ये डिपेंड भी नहीं करेगा आपका किसके ऊपर, जो कंसंट्रेशन होती है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज़ करते हैं विच इज़ एक्वस KOH, ठीक है। ओके, तो ये इस इलेक्ट्रोलाइट पे भी इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, और टाइम के अनुसार इसकी ई सेल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ओवरऑल क्या होगा, नेट सेल एंड नेट सेल रिएक्शन
डज नॉट इन्वॉल्व आइंस। लास्ट लाइन आपकी यहाँ पे फाइनल हो जाती है। तो आप बता सकते हैं कि जो मर्करी सेल है उसकी कांस्टेंट वोल्टेज क्यों होती है, क्योंकि उसके जो नेट सेल रिएक्शन बनती है उसमें आयंस का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता। तो ये लास्ट जो नेट सेल रिएक्शन बनी है इसमें कहीं दिख रहा है आयंस का इन्वॉल्वमेंट, इसमें ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल हो जाती है और उसकी वैल्यू होती है 1.35 वोल्ट कांस्टेंट होती है। ये तब तक चलता रहेगा, एक टाइम पे डायरेक्ट ही खत्म हो जाएगा, कोई वैल्यूज में धीरे धीरे चेंज नहीं आएगा इसका। ऐसे नहीं होगा कि 1.35 है फिर थोड़े दिन बाद वो 1.32 हो गई, ऐसे वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज नहीं होगा, एक कांस्टेंट ही वैल्यू रखेगा और जैसे ही उसका एंड आएगा तो वो ऑटोमेटिक सीधा जीरो पे ही हो जाएगा, ऐसे चेंज नहीं दिखाएगा वो अपने अंदर से। ठीक है, ओके। क्यों? क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट जो आयंस की है वो चेंज क्या है, जीरो है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सी, व्हाट इज द ओवरऑल रिचार्जिंग reaction occurring in the lead storage battery। ओके, तो हम इसकी रिचार्जिंग वाली रिएक्शन लिख देते हैं। ओके, जो रिचार्जिंग वाली रिएक्शन है तो वो आप कैसे लिखेंगे, रिचार्जिंग रिएक्शन विच इज, इसमें आप जो लेड सल्फेट है उसके आप 2 मोल लेंगे। ओके, 2 H प्लस आयन लेंगे और सल्फेट का 1 आयन लेंगे आप, और इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। ओके, इसको अरेंज कर लेंगे तो हम बाद में। आपका जो बनेगा प्रोडक्ट में वो लेड बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा और H2SO4 बनेगा। ओके, इस टाइम पे जो ये गेन कर रहा होगा उस टाइम पे ई सेल की वैल्यू होगी माइनस का 2.041 वोल्ट होगी। ओके, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी ही थी जिसमें आपको लेड सल्फेट लेना है और सल्फ्यूरिक एसिड के आयंस आपको मिलेंगे सॉल्यूशन से। तो जैसे इसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा लेड से लेड, यहाँ पे कितने हैं, 2 प्लस है, तो 2 प्लस से 1 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेड में कन्वर्ट होगा कुछ पोर्शन लेड के ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और ये जो आयंस थे H प्लस SO4 ये बाद में फाइनली क्या बन जाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएंगे। और जो हम एनर्जी दे रहे थे रिचार्ज के टाइम पे, उस टाइम पे जो ई सेल की वैल्यू थी वो माइनस का 2.014 वोल्ट थी। तो इसका आंसर इतना ही। ओके, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट डी पे। आपको बताना है गिव द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन H2O2 फ्यूल सेल। जो हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल होता है उसकी रिएक्शंस आपसे पूछी गई कि एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है। तो हम बता देते हैं कि एनोड पे हमारा होगा क्या कि जो हाइड्रोजन, एक्चुअल में हम एनोड पे ऑक्सीडेशन के लिए हाइड्रोजन गैस ली जाती है। ओके, और कैथोड पे रिडक्शन के लिए ऑक्सीजन गैस ली जाती है। ओके, प्लस में आपका इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है विच इज KOH, या फिर आप ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई सा भी ले सकते हैं आप। तो अब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं एनोड विच इज ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम रिएक्शन देख लेते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है उसके 2 मोल 4OH माइनस के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बनाएंगे, 4 वाटर के मोल, प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन आपके निकल जाएंगे। अब कैथोड पे क्या होने वाला है, कैथोड पे होगा आपका रिडक्शन। अब ये रिडक्शन होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, वही 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और साथ में पानी होगा 2 वाटर के मोल, इसके साथ रिएक्शन करके 4OH माइनस बना देगा। ओके, तो अब इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो बैलेंस करते टाइम वही 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। ठीक है, जो बच गया लेफ्ट साइड उनको हम राइट साइड ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे 4 वाटर के मोल दिख रहे हैं या 2 वाटर के मोल, तो 2 से 2 कट जाएंगे तो राइट साइड सिर्फ 2 वाटर के मोल बचेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी हमारी, ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी 2H2, ये रहा। ओके, O2 यहाँ हो गया, ये 4OH से ये भी कट गया हमारा कैंसिल, 2 वाटर से हमारे लेफ्ट वाले तो कट गए, अब राइट वाले बचेंगे, 2 वाटर के मोल्स बच जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे H2O2 फ्यूल सेल की कंप्लीट होती है। थैंक यू।